हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लास में। आज हम करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर 1 के सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। ये वे वाले न्यूमेरिकल होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर में आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना अधिकतर इसमें नहीं है, जो पहले आ चुके हैं। बस क्या होगा कि थोड़ी बहुत इनकी वैल्यू चेंज होगी आपस में, ठीक है। बाकी सारे के सारे में ही है। तो आज के हम अपने ये वाले शुरू करते हैं। इसमें कुछ लगभग 10 से 15 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे चैप्टर फर्स्ट के, ठीक है। जिसके अंदर आपका पहला न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। अब जो भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं उनका सबसे पहले स्टेप होगा कि जो जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिखो और उसके बाद उसमें फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कौन सा लगना है और अपना उत्तर पाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या हमें गिवन है वो लिखेंगे। हमें दिया हुआ है, सर क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है। फोकस दूरी को सर हम एफ से लिखते हैं, वो कितनी है 10 मीटर, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले हम उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा दर्पण कौन सा है। दर्पण यदि अवतल है तो हमारा कौन सा साइन आएगा। दर्पण हमारा उत्तल है तो जब हमारा कौन सा साइन आएगा। आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाई गई है ना, वो सारा सारा अब यहाँ पर यूज होना है कि एक अवतल दर्पण, सर दर्पण तो अवतल है, तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस की ली जाएगी, माइनस के 10 मीटर। इतनी बात आपके क्लियर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बतानी है, आर फाइंड करनी है। अब एफ और आर के बीच आपको कुछ ना कुछ एक संबंध पढ़ाया गया था कि एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। अब मुझे फाइंड करना है आर। अब आर फाइंड करना है तो आर बराबर 2f। एफ दी हुई है माइनस के 10 मीटर, तो आर की वैल्यू आ गई माइनस के 20 मीटर। कितना आसान था ये वाला न्यूमेरिकल, कुछ नहीं था इस वाले न्यूमेरिकल में, कुछ नहीं था कि एक फोकस दूरी दी हुई थी, अवतल दर्पण था। सबसे पहले हमने चेक करा कि क्या क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है, दर्पण, उसके बाद दर्पण चेक करा, दर्पण हमारा अवतल है, अवतल दर्पण है तो हमारी फोकस दूरी माइनस की ली जाएगी। और आपने देख भी लिया होगा कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस की होती है और माइनस की है ये हमारी, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। इसके बाद अपना सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। जल्दी जल्दी बच्चों आप इसे नोट करेंगे, इसके बाद अपना सेकंड न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, यदि कोई वस्तु सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख, साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे बच्चे, ठीक है, साथ के साथ लिखते हुए चलना है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, की दूरी पर, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई जरा आप भी हमारे चैनल को क्या कहते हैं कि आगे शेयर करना अगर पसंद आए, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अलग से नोट्स बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब आप इसे एक बार ऊपर से पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
क्या होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा है इसमें। अच्छा, अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है हमें दिया हुआ क्या है। ये तो हमें पता लग गया कि सर दर्पण कौन सा है, दर्पण तो हमारा उत्तल है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि वस्तु की दूरी दी हुई है और प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। ठीक है, वस्तु की दूरी दी हुई है और प्रतिबिंब की दूरी गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, क्या क्या गिवन है इसमें हमारे पास गिवन है क्या क्या बच्चों, क्या क्या गिवन है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु। अब मैंने आपको बताया था कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी, तो माइनस के 40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा आपको निगेटिव लेनी है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब को v से लिखते हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एफ वी यू में संबंध आया था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v। v कितना है 10, ये कितना है 40। तो 1/10 माइनस 1/40। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। यहां से आएगा जब एलसीएम लेंगे 44 माइनस 1 3/40। ठीक है, 3/40। ये वाली वैल्यू आ गई हमारी 1/f की। 1/f बराबर 3/40। अब आपको यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान देना है कि क्या काम करते हैं बच्चे कि 1/f बराबर 3/40 और इसके सामने लिख देते हैं आंसर। ऐसे नहीं करना, यहाँ पर आपको हमें f की वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू है हमारी 1/f की, तो f की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40/3। यानी कि ये इधर ऐसे मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये हो जाएगा 40/3। क्या हो जाएगा 40/3। अब 40/3 को आप डिवाइड करिए, इसका आंसर लगभग आएगा 13.3 कुछ है समथिंग करके। ठीक है, 13.33 सेंटीमीटर, 13.33 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी फोकस दूरी, ये आ गई आपकी फोकस दूरी। आसान थी ना ये भी, कि उत्तल दर्पण दिया हुआ था, हमें पता है कि वस्तु की दूरी तो हमें हमेशा माइनस में लेनी है और प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव बनता है यानी कि 10 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी में फाइंड करनी थी तो हमने फॉर्मूला लगाया और फोकस दूरी फाइंड कर दी। इसे आप फटाफट नोट करेंगे, फिर अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपने। जल्दी भाई फटाफट नोट करेंगे, फिर अगले अपने न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अगला भी न्यूमेरिकल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इस वाली क्लास के अंदर अपने सारे ही टाइप के न्यूमेरिकल अपने कवर कर लेंगे। अगर आपने ये वाली क्लास कर ली ना, तो आपको कहीं और से कोई और न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप फोड़ डालोगे सारे के सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, अगला हमारा न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए।
आप इसे एक बार पढ़िए, क्या दिया हुआ है इसमें कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रेखीय आवर्धन। क्या ज्ञात करना है? रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन कैसे ज्ञात होता है? क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे? वस्तु की लंबाई क्या दी हुई है? सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है। गिवन है हमें वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई को लिखेंगे हम रेखीय आवर्धन के उसमें ओ से। कैसे? किस चीज से लिखेंगे हम? डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ओ। तो ओ बराबर 20 सेंटीमीटर। और दूसरी दी हुई है यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में है तो माइनस। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसमें रेखीय आवर्धन। क्या फाइंड करना है? रेखीय आवर्धन, जिसको लिखते हैं हम एम से। एम का फॉर्मूला था कि क्या था? वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई, या प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई? बताओ भाई, क्या था कि वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई? इसका फॉर्मूला था कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई कुछ इस प्रकार था ना, एच डैश बटे एच। ये तो था कि एच डैश बटे एच, अब हमने इसे यहाँ ओ और आई बोल दिया। ठीक है, इतना ही फर्क है कि एच डैश बटे एच, ओ आई इतना ही ज्यादा, मतलब ये सेम ही है चीज कि ओ आई और एच डैश बटे एच ये सेम ही है। कभी से आप अलग अलग समझ ले। ठीक है, अब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी दी हुई है हमें? -10 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 दी हुई है और कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई -10 सेंटीमीटर और ये कितनी दी हुई है हमें? 20 सेंटीमीटर। ये आ गई 1/2 माइनस के इतने सेंटीमीटर। एम की वैल्यू आ गई सर -1/2 सेंटीमीटर। ये भी कितना आसान था बच्चों, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, इसे फटाफट नोट करते हैं और फिर आगे चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर। जल्दी आप फटाफट नोट करेंगे आप इसे, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आगे की ओर चलते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 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 अब इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो हम इसमें वो लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है, और दर्पण कौन सा है हमारा? अवतल दर्पण। फोकस दूरी हमें दी हुई है f बराबर 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में ली जाएगी माइनस की, सामने वस्तु इतने की दूरी पर रखी है 30 सेंटीमीटर की। वस्तु की दूरी भी माइनस में, फोकस दूरी भी माइनस में। ठीक है,
और अब निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/v, ये 1/u इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू हमारी माइनस के 20, u की वैल्यू है माइनस के 30, तो ये माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस, तो 1/माइनस के 20 प्लस 1/30, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि 1/-20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/-20 प्लस 1/30, ठीक है। ये आपकी बात इतनी क्लियर होगी। अब क्या काम करना है, अब आगे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा बच्चों इसका 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60, और ये बनेगा आपका माइनस के 3 प्लस 2 प्लस के 2 माइनस के 1/60, ये बना आपका माइनस के 1/60। अब ये वाली वैल्यू जो आई, ये आई आपकी 1/v की, 1/v की वैल्यू आ गई माइनस के 1/60, तो v की वैल्यू आ गई माइनस के 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई, माइनस के 60 सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस वाले न्यूमेरिकल को आप फटाफट नोट करिए, फिर आगे अपना न्यूमेरिकल एक और करते हैं हम इसके बाद। तो बच्चों आपका ये एक और न्यूमेरिकल है, क्या कहा है इसमें कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो इसमें ये वाली जैसे देख रखे हैं ना कि मुख्य अक्ष के ध्रुव से या फलाना ढिमकाना, जहां से भी, आपको इन्हें देखकर डरना नहीं है, ये आपको डराने के लिए दिया हुआ है। अगर आप इन्हें देखकर डर गए तो समझो आपका बोर्ड में न्यूमेरिकल खत्म। इसलिए इन्हें देखकर जो इस तरह की कंडीशन दी हुई होगी, इन्हें देखकर आपको डरना नहीं है। क्या दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अपने को तो सबसे पहले देखना दिया हुआ क्या है, फोकस दूरी दी हुई है, कौन सा दर्पण है, उत्तल, प्लस की दी जाएगी कितनी, 15 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि रखी तो वस्तु ही है, ये आपको जो बीच में दिया हुआ है ये सब डराने का खेल है, डरना मत आप। वस्तु की दूरी तो सारी चीजों में माइनस की लेनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है भी, ये आप खुद फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, वैल्यू आपको बताई दी, आप रख लेना अपने आप फॉर्मूले में, ठीक है। अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं हम। अगला जो न्यूमेरिकल होगा हमारा, अगला न्यूमेरिकल करते हैं हम, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल करते हैं हम अपवर्तनांक वाले से हैं, अपवर्तनांक वाला न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड, और जल में प्रकाश की चाल, और जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स है, मीटर सेकंड इनवर्स है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का क्या फाइंड करना है, जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, जल वायु में प्रकाश की चाल यानी कि c 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, और दूसरा आपको दिया हुआ है जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल का मतलब v, जो हम पहले पढ़कर आए थे ना, पीछे एक इसके उसमें पढ़कर आए थे, हम पढ़कर आए थे कि नहीं पढ़कर आए थे, n बराबर c/v कि माध्यम में प्रकाश की चाल, v क्या था वहां पर, माध्यम में प्रकाश की चाल,
भाई पढ़कर आए थे n बराबर c बटे v। ये क्या थी? ये थी आपकी प्रकाश की चाल वायु में, और ये क्या थी? माध्यम में। पढ़कर आए थे ना n बराबर c बाई v। हाँ तो वही है सारा का सारा ये। अब गिवन क्या है वो लिख लो आप। हमें c की वैल्यू दी हुई है और v की वैल्यू दी हुई है, और हमारे से पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है? n की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले जो जो में गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है सर? प्रकाश की चाल वायु में, प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल, इसको करते हैं हम c से डिनोट, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा है हमारा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, इसको हम करते हैं v से डिनोट, 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमें गिवन है, और हमें फाइंड करने को बोल रहा है कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? हम पढ़ कर आए थे सर n बराबर c बटे v। c क्या था? वायु में प्रकाश की चाल। v क्या थी? माध्यम में प्रकाश की चाल। c की वैल्यू हमें गिवन है 3 गुना 10 की घात 8, और v की वैल्यू गिवन है 2.26 गुना 10 की घात 8। ठीक है, इससे कट जाएगा, बाकी जो बचा 3 बटे 2.26, ये तो बचा ना। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.33। तो अपवर्तनांक की वैल्यू आ गई 1.33। अपवर्तनांक आ गया 1.33। फटाफट आप इसे नोट करेंगे, फिर अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपने। अगला हमारा एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है कि वायु के सापेक्ष जल तथा, फटाफट नोट करेंगे आप इसको। अगला न्यूमेरिकल हमारा बोलता है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः क्या क्या गिवन है? 1/3 व 1/2 है। 1/3 व 1/2 है, यानी कि कांच का 1/3 है और 1/2 किस चीज का? आपका जल का। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमें वही देखना है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का तथा जल का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच, यानी कि ANW। ए से एयर, W से वाटर, कितना दिया हुआ है बताओ भाई? वायु के सापेक्ष सबसे पहले हम कांच का लिखते हैं ANG और ANW, यानी कि कैसे लिखते हैं इसको? देखो कि वायु के सापेक्ष, यानी कि वायु के सापेक्ष किसका? कांच का। वायु के सापेक्ष किसका? जल का। कितना कितना गिवन है बताओ जल्दी? वायु के सापेक्ष बताओ भाई जल्दी, ऐसा कर लो यार। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, ये आपकी चीज ऐसे है। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले ये वाला हो गया हमारा वायु के सापेक्ष जल। वायु के सापेक्ष जल यानी कि एयर के सापेक्ष वाटर, कितना है? 1/3। और ANG कितना है? कि वायु के सापेक्ष कांच का 1/2 है। पूछा क्या है? जल कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष?
कांच के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष करते हैं वो तो लिखते हैं यहाँ पर, और जिसका करते हैं वो लिखते हैं यहाँ पर। यानी कि जल का कांच के सापेक्ष करना है ना, तो कांच के सापेक्ष जल का, ऐसे था ना ऊपर की वायु के सापेक्ष कांच का, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष जल का। फाइंड करना है ना कांच के सापेक्ष जल का, जल का कांच के सापेक्ष, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही है लिखने की कि G&W कैसे लिखा, A&W कैसे लिखा, ANG कैसे लिखा, ठीक है। अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, A&W बटे ANG बराबर, यानी G&W था ना, G&W का मतलब कि बराबर A&W बटे ANG, यानी कि जो ये वाला होगा इधर वाला, ये वाला ऊपर आएगा, और जो ये वाला होगा इस वाला, ये वाला ये नीचे आता है, ये वाला ऊपर आता है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक कह लो या आपको समझाने का तरीका कह लो। A&W की वैल्यू 1/3, ANG की वैल्यू 1/2, ये बन जाएगा आपका 2/3 आंसर। पॉइंट में लिख लियो आप आंसर, ये ऐसे छोड़ दियो, आपकी मर्जी है। ये आ गया हमारा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। क्या आज के लिए इतना ही रखेगा, बाकी जो अपने अगले होंगे न्यूमेरिकल वो अगली क्लास में करते हैं इंपोर्टेंट इसकी। बताओ भाई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो आपके न्यूमेरिकल होंगे लगभग कोई और 7 से 8 न्यूमेरिकल और कराएंगे इस वाले चैप्टर की, इंपोर्टेंट होंगे मतलब सारे के सारे। इसलिए कह रहा हूँ आपको, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उन्हें ध्यान से कर लेना भाई। बोर्ड में इन्हीं से आना है, इन्हीं से आएगा, पक्की बात है, 100% गारंटेड बात है। वैल्यू तो ये वाली वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन टाइप यही रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि भाई जरूर आप ये वाले जरूर कर लेना न्यूमेरिकल जो मैं डाल रहा हूँ। कुछ आज करा दिए, 6-7 न्यूमेरिकल आज हो गए, 6-7 न्यूमेरिकल कल को करा देंगे, और आपके लिए यही काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। ये इस चैप्टर के केवल आप ये वाले न्यूमेरिकल करके चले जाना अपने बोर्ड में, और बस आपके बल्ले बल्ले मजे मजे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ओके बाय।